तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासा के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर जारी कर दिया है 2026 एग्जामिनेशन के लिए। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को इस मॉडल पेपर का मैथ का फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं, पूरा इजी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में। जी हां, इसमें टोटल जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपके मॉडल प्रश्न पत्र में, आप लोगों को पता होगा कि मॉडल प्रश्न पत्र जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल होते हैं इसी पैटर्न में पूछा जाता है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ऑफिशियल जो आपके मॉडल प्रश्न पत्र जो 2026 का जारी हुआ है, इसी का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, धुआं धुआं कर देंगे, है ना। जो बच्चे मैथ से डरते हैं ना, जो कांपते हैं ना, वो भी आज 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 मैथ में धुआं धुआं करने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम इसे शुरू करते हैं और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, देखो सबसे पहले आप पैटर्न को जानो, है ना। मैं हर बार कहता हूं कि पैटर्न को जानना बहुत जरूरी होता है एग्जाम से पहले। और यहां पर आप लोगों का जो जैक बोर्ड का, है ना, जो जेसीईआरटी जो जारी किया है मॉडल प्रश्न पत्र, इसका आप लोगों का पैटर्न दे दिया गया है। देखो 1 से लेकर 30 तक तो पहले भैया आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है ना, जिसमें से 4 ऑप्शन होंगे, एक सही उत्तर करना है ना। फिर 31 से लेकर 38 तक यानी टोटल 8 प्रश्न पूछा जाएगा, 2-2 नंबर का। कितने नंबर का? 2-2 नंबर का, लेकिन बनाना सिर्फ का सिर्फ है 6 प्रश्न, है ना। और फिर 39 से लेकर अगर बात करें, है ना, 39 से लेकर 46 तक ये टोटल 8 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 3-3 नंबर का होगा बाबू, ठीक है। और ये इसमें टोटल कितना बनाना है? 6 ही प्रश्न बनाना है। और उसके बाद 47 से लेकर 52 तक, है ना, 47 से लेकर 52 तक सवाल पूछेगा और टोटल प्रश्न 6 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको बनाना है 4 प्रश्न, जो कि 5-5 नंबर का होगा। यही पैटर्न आप लोगों का फाइनल एग्जाम में रहने वाला है ना। 30 ऑब्जेक्टिव और उसके बाद 52 प्रश्न तक आपका सब्जेक्टिव रहेगा, 31 से लेकर के 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 5-5 नंबर। उम्मीद करते हैं पैटर्न बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्या करवाने वाले हैं, 1 से लेकर 30 तक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन, पूरा आसान लैंग्वेज में। तो आइए प्यारे विद्यार्थी जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, कह रहा है कि पी जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यक है। देखो इस तरीके का कोई भी सवाल है और शून्यक निकालने कह दे, है ना, क्या कहेगा? अगर शून्यक निकालने कह देगा तो आपको कुछ नहीं करना है ना। जो प्रश्न दिया गया है, क्या लिखा हुआ है? जेड स्क्वायर माइनस 64 और बराबर में कर देना प्यार से 0, है ना। जब भी किसी का शून्यक निकालने बोलेगा ऐसे ही 0 कर देना। यहां पर जेड का जेड स्क्वायर रख देना और ये माइनस 64 जो है इधर आएगा, जो प्लस 64 हो जाएगा। ये जेड स्क्वायर जो है, स्क्वायर उधर जाके किस में होता है? अंडर रूट में होता है, तो लगा देंगे यहां पर अंडर रूट, है ना, अंडर रूट। अब 64 का बताओ वर्गमूल कितना होता है? हाँ, और एक बात को ध्यान रखना, अंडर रूट लग गया तो ये प्लस और माइनस दोनों होता है। अब बताओ मुझे कि 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो बोले सर 8 होता है, 80 80 64, है ना, पता है ना, 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो ये प्लस में और माइनस में दोनों में हो जाएगा। तो इसका बताइए कौन सा आंसर होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, बोले सर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ऐसे ही प्रश्न कुछ भी आएगा तो आप बना लेना। किसी का भी शून्यक निकालने बोलेगा, जैसे रहता है टी स्क्वायर माइनस 15, ये भी प्रश्न बहुत बार आता है ना, तो उस तरीके से भी सवाल आप लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये दूसरा नंबर जो आपके मॉडल प्रश्न पत्र में दिया गया है कि दिए गए बिंदुओं 06, 70 एवं बिंदु आर में से कौन से बिंदु एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है ना। विच द पॉइंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस फ्रॉम गिवन पॉइंट्स। पी का वैल्यू दिया है ना, पी का निर्देशांक, और क्यू का दिया है और आर का दिया गया है। आपको पूछ रहा है कि एक्स का प्रतिच्छेद कहां पर करेगा? पी बिंदु, है ना, क्यू पर या फिर आर पर, ये आपको पूछ रहा है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया उसको देखते हैं कि पी और क्यू क्या है? एक बिंदु है। एक लाइन दे दो, प्यार से समझने का प्रयास करना बच्चों। देखो रटन वाला काम करोगे फंस जाओगे एग्जाम में, है ना, तो समझने का प्रयास करो, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न होंगे ना, ऐसे ही प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, बस आपका नंबर चेंज रहेगा।
है ना। तो इस चीज को आप ध्यान देना। देखो क्या दिया है, P बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, फिर Q का दिया गया है। P का कितना दिया गया है, 0 और 6 दिया गया है, आपको पता है। और Q का मान दिया गया है 7 और 0 दिया गया है। और आपको बीच में जो बोला है बिंदु, वो आपका 5 और 0 दे दिया गया है, जो कि क्या है, R है ना। क्या दिया है, 5 और 0। आपको पूछ रहा है कि कौन सा बिंदु, इन तीनों में से कौन सा बिंदु जो है x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि x अक्ष पर वही बिंदु प्रतिच्छेद करेगा जब y का मान 0 होगा। हमने क्या बताया था, जब y का मान जहां 0 होगा तो वो बिंदु जो होगा, वो जो बिंदु होगा मेरे प्यारे बच्चों, कहां पर होगा, तो वो x अक्ष पर होगा, x एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो यहां पर देख लो y का मान 0 कहां कहां पर है, बोले सर x का मान 0 है यहां पर, y का मान 6 है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए y का मान 0, यहां पर भी y का मान 0, x का मान 5, y का मान 0, x का मान 7, y का मान 0। यानी कि r और q ऐसा बिंदु है जो x अक्ष पर बनेगा। कहां होगा, r और q जो है ऐसा बिंदु है जो x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा। तो ऑप्शन नंबर कहां पर है, r और q, है ना, r और q, है ना, r और q। ये देख सकते हैं यहां पर r और q, देखो ऑप्शन नंबर डी नंबर, है ना, यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, r और q। बातों को समझ रहे, बहुत आसान है बच्चों, है ना, बस समझने का प्रयास करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, अरे तीसरा नंबर कहां गायब हो गया सर, अच्छा तीसरा नंबर गायब हो गया, ठीक है, मैं तीसरा नंबर लास्ट में बता दूंगा। चौथा नंबर प्रश्न देखो, अच्छा तीसरा ही बता देता हूं एक बार प्रश्न, है ना, तीसरा आपका प्रश्न बता देता हूं, कहां है तीसरा, एक मिनट रुको आप लोग, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, है ना। सबर होता है, सबर का फल क्या होता है, मीठा होता है ना। एडिटर बाबू क्या कर दिया है, थोड़ा सा ये तीसरा प्रश्न को गायब कर दिया है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना, हम तीसरा प्रश्न खुद से लिख करके काम कर देंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि दो सम संख्या, है ना, दो सम संख्या, है ना, दो सम संख्या के बीच जो है कितने विषम संख्या होगी, ये सवाल पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि बीच कितने विषम संख्या, डायरेक्ट सिंपल लिखते हैं, है ना। तो ये प्रश्न पूछा है, तो दो संख्या, मान लीजिए कि हम यहां पर एक संख्या ले लेते हैं 6 और 8, है ना। तो इन दोनों के बीच बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितने विषम संख्या परिमेय संख्या होगी। तो 6 और 8 के बीच में अगर देखें तो 7, तो एक परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, एक। तो ऑप्शन नंबर अगर इसमें देखें हम तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के पास मॉडल पेपर तो होगा, अगर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों तो डाउनलोड कर लेना, है ना। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को लिख देते हैं, एक ए नंबर है, फिर बी नंबर है, सी नंबर है और ये डी नंबर है। ठीक है, एडिटर बाबू इसको छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, 1 2 3 और अनंत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अनंत। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दो सम संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या हो जाएंगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, 4 नंबर सवाल कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, है ना। दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है लाइन से, है ना। अगर हम दो क्रमिक विषम संख्या को लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं 5, है ना, जैसे मेरे प्यारे बच्चों हम लिख देते हैं 5 और 7, है ना। 5 के बाद अगले विषम संख्या कितनी होगी, 7 होगी। विषम संख्या का मतलब क्या, ऑड नंबर, है ना। तो 5 के बाद 7। अब ये क्रम से है, क्रम से लिखना है, ऐसा नहीं कि 5 लिखोगे और फिर 9 लिख दोगे विषम संख्या, नहीं, क्रम से 5 के बाद क्या होता है, 7 आता है। अगर आप दूसरा संख्या लिखना चाहते हो तो 13 के बाद क्या होगा, 15 होगा, ऐसे। तो इन दोनों के बीच में जो है क्रम से अगर विषम संख्या लिख दे तो इसका एचसीएफ कितना होगा, यानी मासा कितना होगा। तो 5 और 7 का जो एचसीएफ होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 1 होता है। 5 और 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। आप निकाल करके चेक कर सकते हो, है ना। 5 1 गुना 5 और 7 को करेंगे तो क्या करेंगे, 1 गुना 7 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। बातों को समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है ना। तो ये आप लोग याद भी कर सकते हैं कि दो क्रमिक अगर विषम संख्याओं का एचसीएफ निकालने बोल देगा तो आप 1 बोल देना। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ निकालने बोलेगा तो क्या करोगे। तो देखो मान लेते हैं दो क्रमिक सम संख्या ले लेते हैं, कितना, 4 और 6, 4 और 5 तो विषम है तो 6 लिख लेंगे, क्रम से लेना है, ठीक है, लाइन से। तो देखो इसका अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 6 को लिखेंगे तो 2 गुना 3, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों कि अगर विषम संख्याओं के क्रम से अगर विषम संख्याओं का एचसीएफ पूछ देगा तो आप 1 बोलना,
और बोलेगा कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, तो आप 2 बोल देना। ठीक है, इससे रूल निकल कर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 5वां नंबर क्या कह रहा है? 5वां कहता है कि दो चरों एक्स जेड में रैखिक समीकरण ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी के कितने अधिकतम हल संभव है। तो देखिए, इस तरीके का अगर आप लोगों का क्या आ जाता है, प्रश्न आ जाता है, और एक्स और वाई और जेड क्या है, दोनों चर हैं, मतलब वेरिएबल है, दोनों चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम x का मान कुछ रखे तो y का मान कुछ रखे तो z का मान कुछ आ रहेगा, z का मान कुछ रखे तो y का मान कुछ और रहेगा। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसके जो हल होंगे ना, अनंत हल होंगे, अनगिनत हल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते बच्चा, नेक्स्ट सवाल, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो संगत है ना, संगत में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों 3 तरीके का केस। सबसे पहला केस आप लोग याद करो कि हमने पढ़ा था a1 बटा a2 है ना, और फिर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है। तब क्या होता है, तब जो होता है ये हल जो होता है ये संगत होता है, ये हमने पढ़ा था, है ना, ये हमने क्या पढ़ा था, संगत होता है। और दूसरा मैंने पढ़ा था बच्चों कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और ये c1 बटा c2 ये तीनों जब बराबर होता है ना। और तीसरा केस हमने पढ़ा था कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा। तो ये 3 केस हमने पढ़ा था, c1 बटा c2 है ना। तो ये 3 केस था, तो इसमें संगत आता था, और सेकेंड वाला में भी संगत होता था, और थर्ड वाला में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो असंगत होता था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसका जो है आलेख कैसी होंगी, इसकी रेखाएं कैसी होगी। तो इसमें आप लोग का फर्स्ट वाला में आलेख बनता था प्रतिच्छेदी, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। ठीक है, इसका आलेख कैसा बनता था, प्रतिच्छेदी। इसका बनता था बच्चों संपाती, है ना, इसका आलेख संपाती। प्रतिच्छेदी मतलब कि इस तरीके से रेखाएं, संपाती मतलब एक रेखा पर दूसरा रेखा, और तीसरा मैंने बताया था समांतर। तो देख लो कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, है ना। तो देख सकते प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है। तो प्यारे बच्चों अगर इसमें देखे तो इसमें 2 ऑप्शन सही है ना, प्रतिच्छेदी भी हो जाएगा और संपाती भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में हल निकलते हैं, दोनों में संगत होते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो होगा दोनों हो जाएगा। खैर ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे आप लोग याद रखेंगे कि इसका दोनों आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए उम्मीद करते प्यारे बच्चों ये भी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये देखो बड़ा आसान सवाल सा, इसको कहते हैं लॉलीपॉप सवाल बच्चों, है ना। इस सवाल को हम लोग क्या कहेंगे, लॉलीपॉप सवाल। तो देखिए एक्स स्क्वायर, फिर आपका माइनस में 5x है और प्लस में 6 है, बराबर में 0 है। फर्स्ट लास्ट को मेरे प्यारे बच्चों गुना कर दो, फर्स्ट लास्ट को क्या कर दो, गुना कर दो, मूल निकालना है ना। तो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर को, है ना, अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एक्स स्क्वायर को 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। इसको ऐसा तोड़ेंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाले महाशय के बराबर आना चाहिए, है ना। तो इस बीच वाले महाशय के बराबर कैसे आएगा, 6x स्क्वायर को ऐसे तोड़ेंगे, तो इसको अगर हम 5x और x को गुना कर देते तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं 3 दूनी 6 करो जी, 3 दूनी 6, सॉरी। अगर हम इसको 3 दूनी 6 करते हैं, 3x और 2x को करते हैं तो 3 दूनी 6x स्क्वायर भी हो जाता है, और 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आ जा रहा है। हमने बोला कि इसको ऐसा तोड़ना है, ये जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए, इस बीच वाले 5 के बराबर आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इसको तोड़े हम लोग 2 और 3 में, और जोड़ने पर क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। तो इसका मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों ये सही है। अब इसी को हमको लिखना है, कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दो। ध्यान देखिए यहाँ हमारे माइनस है, तो माइनस है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 और 2 को, तो दोनों को माइनस में लिखेंगे, है ना। तो -2x और -3x, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। अब देखना है कि हमने जो तोड़ा वो सही तोड़ा या गलत तोड़ा है। तो 2 3 5 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहता है, समझ में आ रहा है। अब प्लस आपका 6 हो जाएगा, बराबर में 0। इसके बाद आपको 2 का पेयर बना देना है, जैसे सेटिंग कराते हो ना 2 का, तो ऐसे ही यहां पर भी सेटिंग करा देना है, इन दोनों का उन दोनों का। इन दोनों में कॉमन देखो प्यारे बच्चों क्या है, तो x है, अंदर में क्या बचा, अंदर में सिर्फ x बचा। देखो 2 x था, एक x बाहर निकल गया, इसका x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा बच्चों। ठीक है, अब ये भी चीज को देखना है कि हमने जो कॉमन निकाला है वो सही निकाला या गलत निकाला है। तो देखते हैं, x को गुना करेंगे x स्क्वायर, x को 2 से गुना करेंगे 2x, मतलब सही निकाले, है ना। इधर आ जाओ, इधर माइनस कॉमन निकालेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर 3 का टेबल में दोनों चले जा रहा है, तो 3 भी हम कॉमन निकाल देंगे। अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा, ये 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 को कितना बार गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो 3 को 2 बार,
ध्यान रखिए इस बात को कि अगर साइन माइनस में निकलेगा तो यहां साइन माइनस में हो जाएगा, 3 दूनी 6। हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों, हर हाल में ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो है बराबर होना चाहिए, अगर नहीं है बराबर तो आप गलत कर जाओगे। ठीक है, तो बराबर आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को एक जगह लिख देंगे, x माइनस 3 को एक जगह, और जो ब्रैकेट वाला जो मिल गया है दोनों उसको एक बार लिख देंगे, है ना, x माइनस 2, और प्यार से मोहब्बत वाला ऐसे लाइन देंगे और लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर आपका कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी, 3 हो जाएगा। यहां पर x माइनस 2 बराबर 0 है ना, और x ये 2 जो है माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या आया, 3 और 2 आया। तो देख लो 3 और 2 कहां पर है, बोले सर 3 भी है और 2 भी है, और ऑप्शन नंबर डी जो है बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर इस तरीके का सवाल अगर मूल निकालने बोल देगा तो क्या नहीं निकाल पाओगे? बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। वैसे मैंने कितना बार आप लोगों का एप्लीकेशन में भी पढ़ा रखा है ना, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी जो अर्धवार्षिक जो पिछले जो एग्जाम हो रहे थे, है ना, उसमें भी मैंने इस तरीके का सवाल बहुत सारा कराया है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि आप इस बार जो परीक्षा दे रहे हो, ठीक है, और आपका तैयारी मान लो कि डर लग रहा है कि एग्जाम कैसे देंगे, क्या होगा कैसे नहीं होगा, तो आप लोगों के लिए ही आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया बच्चों, है ना। जो क्रैश कोर्स जो है लॉन्च किया गया है, और क्रैश कोर्स को आप लोग क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। क्योंकि क्रैश कोर्स में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, वो सारी चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन, है ना, टेस्ट सीरीज, ये सारा चीज आप लोग को क्या है मिलने वाला है आप लोगों का क्रैश कोर्स में। ठीक है, वो आपको क्या मिलने वाला है, तो ये आपका क्रैश कोर्स में मिलने वाला है। तो अभी अगर एडमिशन नहीं लिए हैं तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन का नाम है मिशन 2 वाले सर, है ना, लिख लो आप लोग, है ना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। एप्लीकेशन का नाम है मिशन 2 वाले सर। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना प्यारे बच्चों, ठीक है, और इसी एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों का सभी क्लासेस कराई जा रही है और करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया है कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 202 है ना। मतलब कि कह रहा है सवाल, ध्यान दीजिएगा, कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, तो हम मान लेंगे, माना नहीं लिखना होगा, माना 2 लगातार, है ना, माना 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 विषम धनात्मक पूर्णांक अगर हम ले, यहां पर कॉल अभी क्यों कर रहे हो, हाँ, 2 लगातार धनात्मक अगर विषम पूर्णांक देखे, अगर मान लेते हैं हम पहला नंबर अगर हम मान लेते हैं x, ठीक है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा बताइए, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। बोले सर ये कैसे किया आपने? अगर मेरे प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि 15 एक संख्या ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एक धनात्मक जो है 15 ले लेते हैं, यहां दिया नहीं ना, तब x लिए हैं, और उसका अगला वाला पद कितना होगा, तो 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। लेकिन हमको विषम लेना है तो क्या करेंगे, 15 प्लस 2 लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 और 17। समझ में आया? ठीक है, इसीलिए हमने विषम धनात्मक पूर्णांक को x और x प्लस 2 को लिया। चलिए अब क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो यहां से आप लोग को पता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा, है ना। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग जो है 202 है, यानी कि कह रहा है कि अब x का वर्ग, है ना, और प्लस x प्लस 2 का वर्ग, है ना, दोनों के वर्गों का योग जो है ये कितना है, 202 दिया गया, हमने लिख दिया बच्चों। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इधर x प्लस 2, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, तो प्यारे बच्चों x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए के जगह में x और प्लस b सॉरी इंटू b के जगह में 2 और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और बराबर में कितना हो गया, तो 202 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखो x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख दिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, और 200 को 2 का 202 लिख दिए। अब देखो ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। उसके बाद देखो 2 दूनी 4x, है ना, 4x, और यहां पर प्लस में 2 दूनी 4, और बराबर में हो जाएगा 202। क्लियर?
अब देखो ये 4 जो है ना, ये 202 को इधर उठा के लेते आते हैं ना, तो चलो यहां पर लिखेंगे 2x² प्लस में 4x, है ना, या फिर 4 को ही उधर ले जाओ, 4 को ही क्या करो उधर ले जाओ, तो 4 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 202 माइनस में 4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2x² प्लस में 4x और बराबर में यहाँ पर 202 में 4 घटाओगे तो 198 बचेगा। ठीक है, अब ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक काम करो ना, ये 2 से सब कट जा रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद काट देते हैं। चलो प्यार से मोहब्बत वाला यहाँ लाइन देंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर ये देखो 2 को कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो अंदर में क्या बचेगा x² बचेगा, और यहां से 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 दूनी 4 2 बचेगा, और अंदर यहाँ पे बचेगा 198। ये 2 जो है इंटू में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो x² प्लस में 2x और बराबर में 198 बटा में 2, है ना। इसको काटो तो जी 2 9 18, है ना, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, 2 9 18 यानी 99 हो गया, यानी x² प्लस 2x और ये 99 इधर आके हम माइनस में डायरेक्ट लिख देते हैं, बराबर में 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको द्विघात समीकरण के सूत्र से निकालो, बना दो, और उसके बाद जो जो हमारे आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। फर्स्ट लास्ट को क्या करना है, गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 99x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा 99x² हो जाएगा। इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 2 के बराबर आना चाहिए, तो 11 9 99 और 11 में से 2 को घटाओगे तो 2 बचे, सॉरी 11 में से 9 को घटाओगे 2 बचेगा। हमने क्या बोला कि इसको ऐसा तोड़ना है, इसको ऐसा तोड़ना है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर इस बीच वाले महाशय के बराबर आनी चाहिए। तो अगर हम इसको घटाते हैं तो 2 आ जा रहा है ना, तो यही सही है। तो लिखेंगे यहाँ पर x², यहाँ पर प्लस में है ना, तो हम क्या करेंगे बड़ा संख्या में से 11x में से 9x को घटा देंगे और माइनस में 99 बराबर 0, है ना। देख लो अब 11x में से 9x घटाने पर 2x बच जा रहा है, क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सिर्फ x है, अंदर में x बचा, प्लस में 11 तो कॉमन नहीं निकला था, सिर्फ x निकला था तो 11 बच गया। यहाँ पर माइनस 9 को कॉमन अगर हम ले लेते हैं बच्चा, 9 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, है ना, तो अंदर में क्या बचेगा x बचेगा, और ये माइनस कॉमन निकला है तो प्लस हो जाएगा 11 9 99, 11 बच जाएगा बराबर में 0। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे x माइनस 9 को एक जगह लिख दो, और जो मिल गया है x प्लस 11 उसको एक जगह लिख दो। ठीक है, x प्लस 11 इसको एक जगह लिख दो और बराबर में 0। बीच में लाइन देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस में इधर आके प्लस में, x बराबर कितना हो जाएगा प्लस में है इधर आके 11 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात, x माइनस 9 और x माइनस 11। तो अगर हम देखें इसमें क्या कह रहा है कि 2 धनात्मक विषम पूर्णांक निकालने बोल रहा है, तो ये 11 और 9 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 11 और 9 जो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा 11 और 9, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, उम्मीद करते प्यारे विद्यार्थी जी यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे के सवाल पे। अगला देखो यहां निम्नलिखित में से कौन एपी में नहीं है, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो हमें पता है कि अगर जो भी यहां पर एपी दिया गया अगर डिफरेंस बराबर नहीं है, है ना, अगर अंतर बराबर नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो एपी में नहीं है। तो चलिए देखते हैं भाई, है ना, देखते हैं कि देखो 2 4 4 से 6 6 से 8 यानी कि 2 2 का डिफरेंस सब में चल रहा है, यानी एपी में है ये। दूसरा देखो 1 से 9 जा रहा है बच्चों, ठीक है, और फिर 9 से 17 और 17 से 25, 1 से 9 का डिफरेंस 8, 8 से 9 से 17 का डिफरेंस 8, और यहाँ पर 17 से 25 का डिफरेंस 8, यानी कि इसमें भी सभी में अंतर जो है वो बराबर है, एपी में है बच्चों। हमें पूछ रहा नहीं -10, अच्छा ये माइनस में आ जाएगा तो कंफ्यूज आ जाओगे, तो टेंशन नहीं लेना। क्या करना, इसमें से इसको घटाना, तो -6 में से 10 को अगर घटाते हैं, है ना, -6 में से अगर 10 को घटाते हैं तो कितना बचता है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 और बराबर में 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, बराबर में 0 क्यों करेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि 4 बचेगा प्लस में। अब इसमें से इसको घटा के चेक करो, ठीक है, 4 का आ रहा है ना, अब इसमें से घटाओ, -2 को -6 घटाना है तो माइनस माइनस प्लस 6 घटाओ तो कितना बचेगा, इसका भी 4 ही बचेगा। चलो इसका भी अंतर सेम आ रहा है। अब इसमें से इसको घटाओ, तो 2 में से घटाएंगे -2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। सभी का डिफरेंस इसमें भी बराबर है, यानी एपी भी एपी में है। इसमें चेक करो 1 से 4 जा रहा है, 1 से किसमें जा रहा है 4, यानी 3 का डिफरेंस है, फिर 4 से 9 5 का डिफरेंस, अरे भैया यहीं पे क्या है डिफरेंस बराबर हो गया,
यानी ये सब चीज को भूल जाओ, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ये वाला हो जाएगा, इसमें सही जो उत्तर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बातों को समझ गए बच्चों, बहुत ही आसान से ऐसे बनाना है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि मिशन 2 मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ है, एग्जाम तक साथ है ना, यहां तक रिजल्ट भी देखने तक का साथ है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले बार जो बच्चे हैं यहाँ क्रैश कोर्स से, है ना, और पिछले बैच के जो ये क्या बोलते हैं उज्जवल बैच से बच्चे, काफी बच्चे टॉप किए थे, है ना। और उसी का अपडेट वर्जन जो है आरएम बैच आ गया था, और उसका साथ साथ में यहां पर मसाला लगाने के लिए क्रैश कोर्स आ चुका है बच्चों। और इस क्रैश कोर्स जो है आपके जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों वो बढ़ाने वाला, यानी कि आपके 450 प्लस का जो लक्ष्य है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। वो कहां से, क्रैश कोर्स से। क्योंकि क्रैश कोर्स में जो सभी क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पर भी होगी, है ना, तो एप्लीकेशन पे आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो बच्चों। ठीक है, एडमिशन ले लो, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसी कम समय में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा अच्छा अचीवमेंट करना है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट एडमिशन ले लो। ठीक है, नीचे हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल क्या कहता है कि 1 से 4, 4 से 4, 7, 10 के 28वें पद निकाल। अरे कितना आसान सवाल पूछेगा सर, इस सवाल को तो हम कहते हैं लॉलीपॉप सवाल है। देखो सबसे पहले देखो a बराबर कितना दिया गया है, बोले सर पहला पद को a कहते हैं। d बराबर किससे होता है, तो a2 में से a1 को घटाते हैं, तो 4 में से 1 को घटाओगे 3 बचेगा, है ना। आपको क्या पूछ रहा है बच्चों, 28वां पद, है ना, 28वां पद पूछ रहा है, यानी कि a28 पूछ रहा है। तो a28 का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बोला ना कोई भी पद पूछेगा तो क्या करना, a प्लस जितना पूछेगा उसमें से एक कम डी को गुना कर देना, यानी कि 28 पूछा तो 27 डी, है ना। तो कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 1 और प्लस 28 इंटू डी का मान कितना है तो 3 है। तो यहां पर 1 प्लस 28 को 3 से गुना करेंगे तो 8 या 24 के 4, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6, 7, 8 यानी 84, 84 और 1 कितना हो जाएगा 85, यानी 85 इसका आंसर हो जाएगा 82 है। अच्छा 27 था जी यहाँ पर, वही देखो देखो देखो, देख रहे हो विनोद, ऐसे गलती होता है मास्टर जी से, और मास्टर जी से गलती हो जाता है तो स्टूडेंट से भी गलती हो सकता है, इसलिए आप लोग को ध्यान से देखना है। देखा मैंने 27 को 28 लिख दिया, बताओ, चलो खैर कोई बात नहीं। 27 गुना 3 हो जाएगा तो 7 या 21 का 1, हाथ में 2 3 दूनी 6 7 8, 81 और 1 कितना हो जाएगा 82। अब आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 16:81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगी। बड़ा आसान सवाल पूछ दिया है ना। ये सवाल को मैंने कई बार करा चुका हूं आप लोगों को। तो देखो क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया रहा, है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहा तो आप लोग को पता है कि संगत भुजाओं उनके वर्गों के बराबर होते हैं, है ना, उनके वर्गों के समानुपाती होते हैं ऐसा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, यानी कि एरिया ऑफ, अगर मान लेते हैं कि दो त्रिभुज है, एक एरिया ऑफ एबीसी है ना, एबीसी का क्षेत्रफल, और एक एरिया ऑफ मान लीजिए पीक्यूआर क्षेत्रफल है। ठीक है, हम ज्यादा लंबा नहीं कर रहे, बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, एबीसी और बी, अगर इसमें क्या होता है कि ए बी बटा बी सी, है ना, इसका स्क्वायर, और बी नहीं ए बी बटा बी सी कह दिए हम, ए बी बटा पी क्यू, है ना, और यहां पर बी सी बटा क्यू आर इसका स्क्वायर होता है, और बराबर में ए सी बटा पी आर। ये आपका एक सूत्र होता है बच्चों कि इसके अगर इसके एबीसी का क्षेत्रफल जो होता है उनके जो भुजाएं के समानुपाती होते हैं, है ना, उसके संगत भुजाएं के समानुपाती होते हैं वर्गों के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर क्षेत्रफल दिया गया है ना, यहां पर क्या है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया 16:81, और ये अगर स्क्वायर जो है इधर उठ करके आ जाएगा तो वर्गमूल बदल जाएगा, इसलिए हमारा 16 जो है 16 और 18, तो 16 और 18 का हम लगा देंगे वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 9 9 81, 4:9 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4:9 इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा ये वाला मैं क्यों बताया, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न इस तरीके से आप लोग का एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, कि आपको एक भुजा दे देगा और आपको क्षेत्रफल निकालने बोल देगा। अगर मान लो भुजा बोल देगा 4 और 9 और बोलेगा क्षेत्रफल का अनुपात निकाले, तो 4 चौके 16, 9 9 81 कर देना। अगर आपको पूछ दे कि क्षेत्रफल दिया रहा और आपको भुजा बोल दिया निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे, उसका क्या करना, वर्गमूल निकाल देना, ऐसे करना बच्चा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सत्य उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
समचतुर्भुज के विकर्ण जो है 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। समचतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। ये हमारा क्या हो गया, एक समचतुर्भुज हो गया। और इसके विकर्ण जो है ये दिए गए हैं, है ना, इसके विकर्ण जो है ये दिए गए हैं। कितना कितना दिया गया बच्चा, तो इसका जो विकर्ण है अगर बात करें, एक 12 सेंटीमीटर है ना, मान लीजिए बड़ा वाला है तो 12 सेंटीमीटर, और ये आपका छोटा वाला अगर देखें तो 16 है, ये 12 है, अरे छोड़ 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 12 16, ये बड़ा वाला और ये 12 हो जाएगा। आपको पता है कि समचतुर्भुज जो है उसके विकर्ण समद्विभाजित करती है, वो मध्य बिंदु पर काटती है और समद्विभाजित करती है, और 90 डिग्री पे एक समकोण पे एक कोण अंतरित करती है। तो हम यहां अगर देखें तो 16 का ये 8 और ये 8 हो जाएगा, 12 अगर ये वाला है तो 6 और 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि ये वाला भुजा 8 और ये वाला भुजा 6, और हम समचतुर्भुज का मतलब क्या, समचतुर्भुज का मतलब कि सभी भुजाएं बराबर है, तो हम अगर एक भुजा को अगर मान लो निकाल देते तो हमारा सब निकल जाएगा। ठीक है, तो एक भुजा निकालने का प्रयास करते हैं। तो आपको पता है हमने क्या बोला कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है समकोण अंतरित करती है, यानी कि है ना, समद्विभाजित करती है और समकोण अंतरित करती है। समझ में आ रहा बात। तो यहाँ समकोण यानी कि 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम, तो पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाते हैं तो हमारा क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी कर्ण हम मान लेते हैं, इसका ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा बच्चों, ये आपका लंब और ये आधार मान लो, तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 8 8 64 हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर कितना, ए बी जो हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 36 100 हो जाएगा, है ना, 64 36 100। अब ए बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये √100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल निकलता है हमारे पास 10, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक, जल्दी से बताओ कि हाँ सर क्लियर है। जल्दी से बताओ कि हाँ सर यहां तक क्लियर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा रुको एक मिनट, हम लोग तीसरा क्वेश्चन वाला में क्या था जी, हाँ ठीक है, हाँ यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर। अच्छा तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा छूटा था ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। ये देखिए अगला सवाल कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, अरे इंटरसेक्टिंग क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस कॉल्ड, है ना, दो एक्सिस को अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, यानी कि अगर एक एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष के छेदक मतलब कि प्रतिच्छेदी बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इंग्लिश में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो इसको हम कहेंगे ओरिजिन पॉइंट। क्या कहेंगे, ओरिजिन। ठीक है, क्या कहेंगे, ओरिजिन, ये पॉइंट को। अच्छा अगर मैं पूछूं मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो आप कहना 0 0, क्योंकि x का मान भी 0 होता है, y का भी मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। y अक्ष से 8 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा। प्यार से समझने का प्रयास करना। क्या कह रहा है कि y अक्ष हो गया, ये मान लो ये x अक्ष हो गया। ठीक है, आप लोग को पता होगा ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि y अक्ष से 8 इकाई, है ना, इस अक्ष से 8 इकाई कहीं पे जाना है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे जाते हैं हम 8 इकाई, x अक्ष पर एक बिंदु है, अरे भैया यहां पर नहीं है, तो मतलब x अक्ष पर बिंदु है, 8 इकाई है लेकिन बिंदु कहां पर है, x अक्ष पर। और ये कौन सा बिंदु है, P बिंदु है, तो P का निर्देशांक कितना होगा। तो देखो हम देखेंगे कि x वाले लाइन में कितना है, 8 है, लेकिन y वाले में ना ऊपर गया ना नीचे गया। अगर ऊपर जाता तो 1 2 3 4 5 बढ़ता, नीचे जाता तो -1 2 3 4 5 बढ़ता, लेकिन ये लाइन में है तो y का मान जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये 0 हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो y का मान 0 होता है, अगर y अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो x का मान 0 होता है ना, है ना। बातों को समझ रहे ना, पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये देखो 15 नंबर सवाल क्या कहता है, बड़ा आसान सवाल है ये, इसको कहेंगे ना हलवा सवाल। इसको क्या कहेंगे बच्चों, हलवा सवाल, है ना। अच्छा शायरी सुनते हैं आप लोग, है ना, थोड़ा सा आप लोग मैथ से ना थोड़ा डरना स्टार्ट कर देते हो, तो हम क्या करते हैं बीच में एक शायरी कहते हैं ना। क्या कहोगे बच्चों कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, है ना, कहना कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहना मेरे प्यारे बच्चों हम मिशन 2 वाले हैं, मिशन 2 वाले हैं। ठीक है, और सुनोगे चलो चलिए
है ना। दूध को कहते हैं मिल्क, है ना, क्या कहते हैं कि दूध को कहते हैं मिल्क, कर्ड को कहते हैं दही, कहीं आपके दिल में हम तो नहीं। चलो ठीक है, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे बच्चों। क्लास अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो आप लोग दिल बनाकर भेजेंगे, दिल इस तरीके से बनाकर भेजेंगे। चलिए ये देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि कोस का मान यहां पर दिया गया है कितना जी, कोस ए का मान दिया गया 3/5, है ना। आप चाहो तो इसको बहुत तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैं इसको इजी तरीके से ऐसे बनाऊंगा, है ना, इसमें हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आपको पता है कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक उल्टा होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो अगर कोस का मान 3/5 है तो इसका कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, है ना। ऐसा समझो बच्चों, ठीक है। चलो ऐसा नहीं समझ में आता है, ऐसा समझो। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और अगर सेक का बात करें तो क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो आपको अगर मेरे प्यारे बच्चों कर्ण आपका दे रखा है 5 और आधार आपका 3 दे रखा है, तो ज्यादा लंबा लिफाफा क्यों करेंगे हम, क्या करेंगे, 5/3 इसका आंसर कर देंगे, है ना। इसमें हम क्यों निकालते चले फिरेंगे कि लंब और कर्ण, आधार और कर्ण दिया हुआ है तो हम लंब निकालेंगे, क्यों निकालेंगे जब हमें आंसर आसानी से पता चल रहा है तो, है ना। जब हमें साइन का पूछे या किसी और का मान पूछे तब हमें क्या करना होगा, आधार कर्ण दिया रहेगा तो लंब निकालने का जरूरत हो जाएगा, तब लंब हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन हम जब प्रश्न को देख रहे हैं कि जस्ट इसका उल्टा है तो उल्टा कर दो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या कह रहा है, सेक ए प्लस 10a, है ना, और 1 - sin a बराबर है। तो चलो इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है किसके बराबर है, क्या क्या है क्वेश्चन कि सेक a प्लस में 10a, है ना, ये जो है 1 - sin a, ये चीज दिया गया है। बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करें और बताएं किसके बराबर है। बड़ा आसान है भाई। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक को अगर हम देखें, सेक को, है ना, सेक का हो जाएगा हमारे पास 1/कोस। क्या हो जाएगा, 1/कोस ए, है ना, याद है ना फॉर्मूला। सेक का उल्टा कोस होता है तो 1/कोस हो जाएगा। 10 का क्या होता है, sin/कोस, sin a/कोस ए। इसको कर दो क्लोज और यहां पर लिखो 1 - sin। हम क्या करेंगे, कोस कोस को एलसीएम लेंगे तो कोस हो जाएगा, कोस ए को कितना पढ़ेंगे, कोस आएगा तो बोले सर एक बार, एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। कोस को कितना बार गुना करेंगे, कोस आएगा तो बोले सर एक बार, एक को साइन से गुना करेंगे तो साइन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 - sin a। देखो ये ऊपर ऊपर तो गुना हो जाएगा, तो a प्लस बी यानी 1 + sin a, 1 - sin a प्लस बी, a - b क्या होता है, a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए और बटा में हो जाएगा आपका कोस ए, ठीक है, ये चीज आपका हो जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, और साइन स्क्वायर तो देखो 1 - sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1 - sin स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, और नीचे आपका कोस ए है, ठीक है। अब ध्यान देना कि कोस स्क्वायर ए है तो कोस ए गुना कोस ए हम इसको लिख सकते हैं, और नीचे हमारे पास क्या है, कोस ए है, तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस ए, यानी ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कितना आसान से हम लोगों ने क्या क्या बना लिया बच्चों, बहुत ही हार्ड नहीं था, बहुत ही लॉलीपॉप था, आसान था। लेकिन उन बच्चों के लिए जो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़े होंगे, है ना, मैंने आरएम बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था बच्चों को ये सब प्रश्नों को, है ना, साथ ही साथ जो आपके जो पीछे जो एग्जाम हुआ था उसमें भी मैंने इस चीज को बताया था, और इस चीज को क्या, इस तरीके का सवाल को मैंने बहुत सारे बताए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीन सेट लेते चलो और बनाना शुरू करो बच्चों। आप लोग रिवीजन करना, है ना, मॉडल पेपर मान लो आज हम सॉल्यूशन करा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव कराए, आप लोगों को सारा का सारा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सारा चीज, और वो भी कहां पर, सिर्फ मिशन 2 के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। मिशन 2 के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे विषयों का सॉल्यूशन पा सकते हैं बिल्कुल बिंदास, है ना, और वो भी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे सॉल्यूशन बहुत सारे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ मिशन 2 पे ही मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते बच्चा, नेक्स्ट सवाल 17 नंबर सवाल कहता है, 17 नंबर हमारा सवाल जो कहता है, मैं देख लेता हूं रिकॉर्ड वगैरह हो रही है नहीं, फिर पता चला कि हमारा जो है ना सवाल हम लोग करते जा रहे हैं और हमारा टाइम ही निकलता जा रहा है और रिकॉर्ड हो रहे नहीं। क्या कह रहा है बच्चों कि कोट ए बराबर 1 है, तो कह रहा है कि ए का मान क्या होगा, मुझे बताओ कि कोट कितना का मान 1 होता है, बोले सर कोट 45 का मान होता है, ये तो बड़ा आसान है, कोट 45 का और tan 45 का मान 1 होता है, ये तो सब बच्चों को पता है, आंख बंद करके आंसर करेगा, यानी 45 डिग्री।
नेक्स्ट देखो, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। देखो कह रहा है एक सवाल कि मान लो कि एक इस तरीके से क्या है, खंभा है और खंभा की छाया जो है, मान लो कि ये खंभा की छाया है ना, उधर से सूरज पड़ रहा है और ये खंभा की छाया है ना, खंभा और खंभा की छाया है, और दोनों कह रहा है कि बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो उन्नयन कोण कितना होगा। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये त्रिभुज बन जाएगा तो ये वाला बराबर कब होता है, जब ये 45 डिग्री होता है ना, जब ये 45 डिग्री होता है कोण, तब आपका ये वाला आधार और लंब बराबर हो जाता है। तो जब 45 डिग्री, चूंकि आप लोग पढ़े भी होंगे, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, और जब 1 को 1 से हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। मतलब ये दोनों जब बराबर होगा तो ये 45 होगा, ऐसा समझो। या फिर अगर कोण यहां पर 45 है ना, तो अगर लंब दिया है तो आधार निकाल बोलेगा तो दोनों बराबर होगा, अगर लंब जितना है उतना आधार होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चतुर्भुज के चारों कोण, ओ सवाल है भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। कितना अच्छा क्या पूछ दिया कि व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल 4 एंगल द क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो बताना है कि बच्चों की चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कह देना आंख बंद करके 360। अब मुझे बताओ कमेंट करके, है ना, 2-3 सवाल मैं करता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताओ, तीनों कोणों का योग ये बता दो मुझे, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको बताना है कितना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दशमिक संख्या 111 क्या है, डेसिमल नंबर जो दिया गया आपका 111, ये क्या है, पूर्ण संख्या, बिल्कुल पूर्ण संख्या है। क्योंकि आपको पता है कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 डॉट 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 पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या भी हो जाएगा। अगर बात करें प्राकृत संख्या, जी हाँ आपको पता है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी तो 111 आ जाएगा, इसमें भी 111 आएगा, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर परिमेय संख्या की बात करो तो 111 के हम नीचे ही 1 दे सकते हैं, तो ये भी क्या है, p बटा q के रूप में हम इसको लिख रहे हैं, यानी ये भी परिमेय संख्या है। तो इसमें जो राइट उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल 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 परम सत्य उत्तर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल देखो अगला। किसी त्रिभुज एबीसी के दो भुजा AB 7 सेंटीमीटर BC 4 सेंटीमीटर है, और निम्न में से तीसरा भुजा का माप क्या संभव हो सकता है। ठीक है, सवालों को समझिएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, मान लो, है ना, एक त्रिभुज इस तरीके से, और त्रिभुज में कह रहा है कि एबीसी में AB का मान, है ना, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। AB का मान 7 दिया गया है, BC का मान 4 दिया गया है। यहां पर पूछ रहा है ये कितना होगा। तो भैया आप जान लो, त्रिभुज के अगर हम दो भुजाओं को मिला दे तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, उससे बड़ी होगी, है ना। अगर दो भुजाओं को हम मिलाते तो तीसरा भुजा हमेशा का हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा कभी नहीं होगा। याद रखना कि अगर दो भुजाओं को मिला दे, मतलब कि 4 7 कितना होता है, 4 7 11, 11 से नीचे नहीं कभी होगा तीसरी भुजा, जब भी क्या होगा, बड़ा होगा, जब भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, नहीं नहीं नहीं, हमने गलत बता दिया, ठीक है, अच्छा अच्छा। देखो इधर, जब ABC है ना, तो ये वाला 7 और 4 है, ठीक है, 7 और 4 है, तो ये दोनों मिला करके कितना होता है, 7 4 11। तो 11 से जो होगा ना, 11 से नीचे ही होगा आपका कौन सा, तीसरा भुजा, 11 से नीचे ही होगा, कभी 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 11 से ज्यादा कभी होगा ही नहीं। दो भुजाओं को अगर मिला दे, है ना, ऐसा समझो आप, ऐसे मान लो ऐसे कि AB जो है और BC प्लस BC, AB और BC दोनों को अगर मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ज्यादा होना चाहिए, हमेशा ये ज्यादा होना चाहिए, किससे, AC से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये दोनों मिला के बड़ा होना चाहिए, और वो छोटा होगा, AC छोटा होगा। तो बताओ छोटा कौन है, तो ये दोनों को अगर जोड़ रहे 11, तो इधर क्या क्या हो सकता है, बोले सर 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन 12 कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम दोनों को जोड़ करके क्या हो जा रहा है, 11 से ज्यादा हो जा रहा है, यानी 12 हो जा रहा है। अब कह दोगे कि ये 12 है और ये 11 है, तो गलत। अगर दो भुजा को जोड़ेंगे तो हमेशा का हमेशा तीसरा भुजा उससे छोटा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला सवाल, 22 नंबर, कि एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। कितना आसान है ना, प्रायिकता बच्चों, प्रायिकता ध्यान देना कि आपको पता है पासे में अंकित संख्या कितनी होती है ना, पासे में अंकित संख्या कितनी होती है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ये पासे में अंकित संख्या होती है। टोटल नंबर कितना है बच्चों, अगर n की बात करें तो 6 है, टोटल नंबर यहाँ 6 है।
अब इसमें सम संख्या कौन कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सम संख्या कौन कौन सा है, तो आप कह देंगे कि सम संख्या जो है इसमें 2 है, 4 है, 6 है। मतलब n कितना है, अगर इसमें हम नंबर बात करें कितना है, तो 3 हो जाएगा। टोटल नंबर कितना है, 3 है ना। टोटल नंबर 3 सम संख्या, और टोटल नंबर कितना है, 6 है। तो 3 एका 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। 1/2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को पलट देगा एग्जाम में, कह देगा कि एक पासे को उछालने पर विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो वो भी आंसर यही 1/2 ही होगा। क्यों, क्योंकि 3 5 नहीं 1 3 5 तीन संख्या है 3, और टोटल संख्या 6, तो डिवाइड कर दो 1/2 ही आएगा। आगे देखो, निश्चित घटना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो निश्चित घटना होने की प्रायिकता 1 होता है, इस बात को याद रखना, ऑप्शन नंबर डी, है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो कितना होती है, 1 होती है। और अनिश्चित का अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, 0 हो जाता। आगे देखते हैं, एक पासा को उछाला जाता है, 3 के गुणक आने की प्रायिकता क्या होगी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ मेरे बच्चों, पासे में कितनी अंकित संख्या होती है, 6 होती है। अब उसमें 3 का गुणक क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है, यानी टोटल कितना हो सकता है, दो ही गुणक हो सकते हैं, 2 ही गुणक हो सकते हैं जो कि 3 से क्या हो, डिवाइड हो सकता है। तो 2 गुणक हो सकते हैं, और टोटल संख्या कितना है, 6। तो 2 एका 2, 2 तिया 6, यानी कि 1/3 इसका प्रायिकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। देखना है कि 3 का गुणक कौन कौन सा है, 1 से 6 तक की संख्या में। बोले सर 3 है गुणक, गुणक मतलब समझ रहा है कि 3 से कौन कौन कटता है, 3 से कौन कौन ये पहाड़ा में आता है, तो 3 आता है, 6 आता है, तो दुए को संख्या आता है, तो 2 लिख दिए। और कहते हैं ना यहाँ पर, और ये टोटल संख्या को डिवाइड कर देंगे, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये समांतर श्रेणी दी गई, x का मान निकालना है। ठीक है, चलिए अपना अपना x का मान निकालो। ओहो, मतलब इस क्वेश्चन के x का मान निकालो, अपना अपना x का तुम लोग देखने लगते हो। देखो इधर क्या है, x + 3 है, कॉमा है 3x है ना, कॉमा है 4x + 2 है बच्चों। इस तरीके से एक एपी में दिया गया है, आपको क्या निकालना है, x का मान। आपको पता है कि एपी में जब वही दिया रहता है जब इस दोनों का डिफरेंस इस दोनों का भी डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो चलो भाई डिफरेंस को बराबर करते हैं। डिफरेंस कैसे बराबर होगा, तो 3x में से इसको घटाएंगे, 3x में क्या करेंगे, है ना, ये a1 है, a2 है, a3 है, तो a2 में से a1 को घटाएंगे, तो 3x में से हम घटाएंगे x + 3 को, इसको हम घटा देंगे, बराबर में ये वाला इससे घटाएंगे, तो 4x + 2 को -3 हम घटा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंस बराबर है, तो इसको इससे घटाएंगे जितना आएगा, इसको इससे घटाएंगे जितना आएगा, दोनों बराबर होता है, ये तो पता है आपको। तो इस तरीके से हमारा एक समीकरण तैयार होगा, और समीकरण तैयार होगा तो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3x - x, है ना। देखो माइनस प्लस में आप लोग गड़बड़ कर जाओगे एग्जाम में, इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई डबल संख्या को, मतलब कि एक समीकरण को घटाना रहा, तो आपको ब्रैकेट में लिखना, ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना वरना गलती कर जाओगे। यहाँ पर माइनस प्लस -3 बराबर, इधर आ जाओ, 4x में से 3x घटाओगे तो 1x बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, 3x में से 1x घटाएंगे तो 2x बचेगा, और माइनस में 3 और बराबर में x + 2। ये देखो एक जात वाला एक जात के साइड कर देंगे तो 2x, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये x जो है इधर आके माइनस में रहेगा, यहाँ पर 2 और ये माइनस में 3 है, इधर आके प्लस में 3 हो जाएगा। तो 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बचेगा, और 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं था। आपको क्या करना था कि यदि एपी में दिया रहेगा तो इसमें से इसको घटाना और इसमें से इसको घटाना, और दोनों को बराबर करना, और समीकरण बन जाएगा वो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं कि 5 6 8 9 x तथा 13 का माध्य अगर 10 है तो x का मान ज्ञात करें। अब ही कल ही शायद परसों पढ़ा रहे थे माध्य, मीन पढ़ा रहे थे आप लोग आरंभ बैच में, उसमें मैंने बताया था बच्चों, है ना। देखिए अभी क्या है ना, आप लोग सोचो कि आरंभ बैच ले, है ना, अभी हमारे पास जो अवेलेबल कोर्सेस हैं, है ना, हमारे एप्लीकेशन पे अगर बात करें, झारखंड का जो अपना ऐप है मिशन टू वाले सर, ठीक है, उसमें 2 कोर्सेस अभी चल रही हैं क्लास 10th वाले बच्चों का, ठीक है, जिसमें एक आरंभ है और एक मेरे प्यारे बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं हमर झारखंड, ठीक है, और दूसरा बैच जो है क्रैश कोर्स। ठीक है, 2 कोर्सेस हैं, आपको कौन सा कोर्स लेना है, तो आपको आपने अपनी तैयारी करने के लिए आपको क्रैश कोर्स लेना है, ठीक है, आरंभ बैच नहीं, क्योंकि आरंभ बैच का जो क्लासेस था ना वो क्रैश कोर्स में भी कुछ कुछ चीजें को डाल दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि ठीक है भाई आरंभ बैच वाले बच्चे तो ठीक है मार्च से पढ़ रहे हैं, है ना, अप्रैल से पढ़ रहे हैं, मई से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्रैश कोर्स का जो बच्चे हैं वो कब से पढ़ेंगे, नवंबर से, यानी अक्टूबर के लास्ट से ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उनको जो आरंभ बैच के जो क्लासेस है वो दे दिया गया है, तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, क्रैश कोर्स को ही लेंगे, ठीक है, क्रैश कोर्स आपके नंबर को बढ़ाने वाला है,
मात्र 251 में अभी आप लोग का ऑफर प्राइस है। ठीक है, अब बाद में अगर ये वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है प्राइस इंक्रीमेंट भी हो सकता है, तो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, कि प्राइस कितनी है। ठीक है, अभी आप लोग का ऑफर प्राइस में 251 रुपए। चलो, बाद में बढ़ सकती है, तो आप लोग अगर वीडियो को बाद में देखेंगे, बाद में देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपका प्राइसेस इधर उधर हो सकता है, मतलब कि बढ़ सकता है, इसीलिए आप लोग मिला लेना एक बार। इसलिए अभी आप लोग का टाइम है, ले लो आप लोग। आगे देखते हैं 26 नंबर कि 5 6 8, अच्छा यही है ना क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या होता है बच्चों कि माध्य का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने लिखाया था कि माध्य जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, अगर इंडिविजुअल सीरीज में, अगर आपका व्यक्तिगत श्रेणी में, मतलब कि सिर्फ एक कॉलम में दिया गया है प्रश्न और उसको कैसे बनाना है, तो माध्य का फॉर्मूला बताए थे हम, प्रेक्षणों का योगफल। क्या बताए थे? प्रेक्षणों का योगफल। प्रेक्षणों का मतलब होता है बच्चों जो संख्या दी गई है, और उसमें से हम डिवाइड कर देंगे प्रेक्षणों की संख्या, इसको हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थी जी, प्रेक्षणों का योगफल कितना है, तो जोड़ेंगे भाई, कितना हो जाएगा, 5 + 6 है ना, कितना हो जाएगा बच्चों, 5 + 6 + 5 + 6 + 8 + 9 प्लस, है ना, और x है तो x भी लिख देंगे और प्लस 13 लिख देंगे। और कितनी संख्या है प्रेक्षण, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन माध्य पहले से दे रखा है आपका 10, तो 10 लिख देंगे इधर। ये 6 जो है इधर आके इंटू में चला जाएगा, तो 10 × 6 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, जोड़ो सबको, तो इधर जोड़ो, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 28 और 13 41, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और प्लस में x। बोले सर x काहे नहीं जोड़े, अरे x अलग पद है ना, तो उसको अलग से लिखेंगे। अब देखो यहाँ 10 छक 60 हो जाएगा, ये 41 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में x, तो 60 में से 41 घटाओगे कितना बचेगा, 19, यानी कि x का मान जो हो जाएगा 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को बनाना है, और ऐसे प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया भी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये बहुलक, अरे भैया बहुलक पूछ रहा है, मोड निकालने बोल रहा है, तो जो ज्यादा बार नंबर रिपीट है वही आंसर। तो देख लो इस क्वेश्चन में ज्यादा बार कौन सा रिपीट कर रहा है, 2 6 4 2 5 0 2 1 2, अरे भैया 2 2 बार आ रहा है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा बच्चों। 2 जो देख रहे हैं आप, 2 बहुत बार आ रहा है, तो 2 इसका बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि 8 7 12 15 10 9 11 13 14 की माध्यिका होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है, बोले सर कुछ नहीं करेंगे तो बनाएंगे कैसे। माध्यिका अगर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेना है। क्या करना है, आरोही क्रम में आपको संख्या को लिख लेना है। तो देख लेते हैं आरोही क्रम का मतलब क्या, छोटा से बड़ा की तरफ। तो छोटा हमारा यहां पर क्या है, तो 7 से स्टार्ट है ना, तो लिखते हैं 7 8 9 10 11 12, देख लो तो सही है ना, किधर हो गया, 7 है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 भी हो गया, 13 14 15, 13 14 15 के को संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, जब इस तरीके से आरोही क्रम में सजा लोगे तो आपको देखना कि बीच बिचुआ में कौन है, तो NH 4 गो, NH 4 गो, बीच में क्या है 11, तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो माध्यिका जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 ये मेरे प्यारे बच्चों विषम संख्या है, तब सही बात है। अगर यहाँ पर 9 गो नंबर है तो 4 गो इन्हें रख दिए, 4 गो इन्हें, और बीच में जो बचा आंसर आ गया। लेकिन अगर सम संख्या हो तो क्या करोगे, अगर मान लो कि सम संख्या है, मान लो 10 गो रहेगा, मान लो यहाँ पर 16 रहेगा, तब कैसे करोगे, तब आप लोग ध्यान देना, उस समय आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, जितने भी नंबर दिए रहेंगे, यानी कि 10 नंबर दिया रहेगा तो उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, सही है ना हम लोग, अच्छा 10 कैसे बोलते हैं जी, हाँ, उसमें आप लोग क्या करना, एक n+1 कर देना, n+1/2, यानी कि 10 + 1 हो जाएगा 11/2, और 11/2 को डिवाइड करोगे तो 5/5 आएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 5/5 का मतलब कि 5 और 6 के बीच में। तो देख लेंगे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। ये मैंने आप लोग को बताया था, उम्मीद करते हैं वो चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल बच्चों। 29 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। यानी दो वृत्त है, क्या कह रहा है कि दो जो है सर्कल है, एक सर्कल दो सर्कल, इस तरीके से, मतलब मान लो कि 2 सर्कल दिए गए हैं और दोनों के सेंटर जो है मेरे प्यारे बच्चों,
दोनों सेंटर को अगर हम मिला देते हैं ऐसे, तो कह रहा है कि जो इसकी त्रिज्या है और जो इसकी त्रिज्या है, दोनों को जोड़ करके, है ना, दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक है। मतलब कि ये दो आर जो है, मान लो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये जो डी जो है ना, मतलब यहां से यहां तक टोटल हम मान लेते हैं डी, तो डी जो है ये दोनों से बड़ा है, किससे? आर प्लस आर से, है ना, R1 प्लस R2 से। इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो ये दोनों से क्या है, ये ज्यादा है। तो इसमें टोटल स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी? तो ध्यान दीजिएगा इसके स्पर्श रेखाएं कितनी होगी। तो देखो बाबू, एक ऐसे जाएगा, एक स्पर्श रेखा हो गया, एक आपका ऐसे जाएगा, दो स्पर्श रेखा हो गया, एक आपका ऐसे जाएगा, तीन स्पर्श रेखा हो गया, एक ऐसे जाएगा। तो टोटल 4 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। कितने हो जाएंगे? 4 स्पर्श रेखाएं हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों सर्कल अगर सटा हुआ रहता, है ना, मान लो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे रहता, अगर मान लो ऐसे दोनों सर्कल जो है सटा हुआ रहता, तब इसकी स्पर्श रेखाएं कितनी होती? तब इसकी स्पर्श रेखाएं 3 होती, एक ऐसे, है ना, एक मेरे प्यारे बच्चों ऐसे, और एक ऐसे। कितना हो गया? कितना हो गया बच्चों? तो ये दो हो गया, और एक ऐसे 3। ठीक है, जब सर्कल अगर सटा हुआ रहता तो इसकी स्पर्श रेखाएं 3 हो जाती। और जब मेरे प्यारे बच्चों दूर दूर है, अगर सर्कल दूर दूर है, अब दूर दूर हम कैसे बना? क्योंकि इसकी आर और इसकी आर दोनों को अगर हम जोड़ते हैं बच्चों, तो ये ज्यादा बोल रहा है ना, त्रिज्याओं के योग से अधिक है। तो इसका मतलब कि दोनों वृत्त अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह है, तो इसके कितने स्पर्श रेखाएं होंगे? 4 स्पर्श रेखाएं होंगे, और इसके कितने स्पर्श रेखाएं होंगे? 3 होंगे। तो याद रखिएगा, अगर ऐसे बोल देगा कि दो, है ना, ऐसा बोल देगा कि दो सर्कल है और दोनों सर्कल की त्रिज्याएं जो है दिया गया है, मान लो R1 R2, और दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों सर्कल जो है सटे हुए हैं, और सटे हुए जब रहेंगे तो आप क्या समझना कि इसकी स्पर्श रेखाएं 3 हो जाएंगी। अच्छा, एक प्रश्न ऐसा भी आएगा कि अगर दो वृत्त है और इस तरीके से इंटरसेक्टिंग है ना, मतलब कि एक दूसरे पर प्रतिच्छेद है, तो इसके स्पर्श रेखाएं मात्र का मात्र 2 होगा। तो इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 2 होगा। तो ये बातों को आप याद रखेंगे बच्चों, तो इससे प्रश्न जो भी आएगा तो आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप कहां पर पढ़ रहे हो? आप सबसे झारखंड का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिशन 2 पे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो बातों को समझिए और क्लियर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और इस लास्ट सवाल को करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं, है ना, आप हमसे बातें कर सकते हैं। बोले सर कहां पर? हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लिंक दिए गए हैं, जो कि व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, साथ ही साथ आपका यहाँ पर इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, है ना, यूट्यूब हो गया, जितने भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस लिंक में जा करके फॉलो करेंगे और आप आसानी से शिक्षकों से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक में आप लोग जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे इंफॉर्मेटिव कोई भी वीडियो आता है तो आपको उसी ग्रुप वगैरह में, उसी लिंक जब कनेक्ट होते हो एक दूसरे से, तो वहां पे आप लोग को दे दिया जाता है। ठीक है, टेलीग्राम का भी ग्रुप है, वहां पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये 30 नंबर सवाल कहता है कि दो गोले का आयतन, है ना, क्या कह रहा है कि दो गोले का आयतन अनुपात दिया गया है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहले जानो कि गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का जो आयतन होता है बच्चों, गोले का जो आयतन होता है ना, मैं इधर आयतन लिख देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। जो आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई r³ होता है। क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है। अनुपात 4/3 इसका भी होगा, पाई r³ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये R1 इसको R2 मान लो, क्योंकि दोनों के R अलग अलग हैं। अब प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो ये 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? R1 का क्यूब और यहाँ पर R2 का क्यूब, और आपके पास R जो है ये दिया गया है ना, नहीं, सॉरी, इसको कैसे बनाए? ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ, बटा में लिखो, है ना, बटा में करेंगे तो ये 4/3 अनुपात में है ना, पाई R2 का क्यूब, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? ये कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारा जो आयतन दिया गया है वो दिया गया 64 और 27, और ये देखिए हमारे पास क्या बचा? R1 का क्यूब और R2 का क्यूब, तो ये R1 और R2 ही रहेगा, और ये क्यू जो हो जाएगा उसमें अंडर क्यूब में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अंडर क्यूब में चला जाएगा। तो इसका मतलब कि अंडर क्यूब का मतलब कि ये 3 जोड़ियां लगाना पड़ेगा बच्चों, यानी R1/R2, यानी 3 का जोड़ी लगाओ, 4 गुना 4 गुना 4, 3 का जोड़ी लग गया, नीचे भी लगाओ 3 गुना 3 गुना 3। तो अगर
अगर इसको अंडर क्यूब को हटाना है तो क्या करेंगे, 3 में से 1 को बाहर निकाल देंगे, तो 3 में से 1 बाहर निकल जाएगा, तो R1 जो है R2 3 जो हो जाएगा इधर 4 और इधर हो जाएगा 3, है ना। ये वर्गमूल को यानी घनमूल को तोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, ये 3 का पेयर लगाना होता है, और 3 का पेयर लग जाएगा तो ये टूट जाएगा, और उसके बाद 1 को बाहर निकाल देना। तो ये हमारा R1 R3 निकल गया, R1 R2 हमारा निकल गया। लेकिन हमें R1 R2 का मान नहीं पूछा था, हमें पूछा था पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है। अगर मैं गोले का, है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात अगर मैं पूछूं तो कितना होगा, सॉरी क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, और इसका भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का आर अलग अलग है ना, तो ये तो कट जाएगा, तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर करेंगे और R2 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 3 3 9, यानी 16:9 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16:9 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सभी चीजों को आप नोट्स अच्छे से कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, अब आप लोग का आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट पर सारा चीज डाल दिया गया, सारा मॉडल पेपर जितना भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से यानी कि JCERT से जो भी जारी किया गया है आपके एग्जाम को लेकर के, क्योंकि आपको पता होगा कि मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सभी बच्चे उसका इंतजार भी करते हैं, तो मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को सॉल्यूशन करा दिया, सब्जेक्टिव का भी ऑब्जेक्टिव का भी, सारा प्लेलिस्ट पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देख लें, है ना। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, वो सब टेलीग्राम ग्रुप है, वो सारी चीजों में आप जुड़ करके और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपडेट पा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं लास्ट में एक ही चीज कहूंगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। ये आप हमें बताना कि आपकी तैयारी जो है ये कितना है, ठीक है। आपकी तैयारी कितना है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। और अपने उन दोस्तों को शेयर करेंगे जो क्लास 10th में है और तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग ईमानदारी पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर यहाँ से कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, हमको पता है कि बेनिफिट मिलेगा तभी करोगे, वरना नहीं करोगे। तो भैया अगर मिल रहा है आपको, अगर मान लीजिए कुछ भी % आपको यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, तो आप हमारी ये सारी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, तैयारी कितना हुआ ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, है ना। और अगर आपको क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।